Hello guys, welcome back to this channel. So I think you all are fine and doing great. So today we are going to discuss about the glycolysis. So let's start. So what is glycolysis? As we all know that glycolysis is the combination of two words, glyco and lysis. Glyco means glucose and lysis means breakdown. So glycolysis is all about glucose breakdown. So let's start. So in glycolysis, we break down the glucose into pyruvic acid. So glucose that is made by 6 carbon, it is break down into two molecules of pyruvic acid that is of 3 carbon. सो जो पायरुविक एसिड है वो हमारी दो फेज़ में जाता है, एरोबिक एंड एनारोबिक में. तो एरोबिक में आती है हमारी दो रिएक्शन, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल. एंड जो एनारोबिक है उसमें फर्मेंटेशन होती है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, and the link reaction and Krebs cycle that is of aerobic form, it occurs in the mitochondrial matrix. So we are going to discuss first glycolysis. So glycolysis is also known as EMP pathway, that is Embden-Meyerhof pathway. It is the breakdown of glucose by enzymes releasing energy and pyruvic acid. तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड पायरुविक एसिड फॉर्म होता है. तो ये सब चीज़ें हमारी एंजाइम से रिलेटेड होती है. एंजाइम ही ब्रेकडाउन कराते हैं ग्लूकोज का. सो वी ऑल शुड नो व्हाट आर दीज एंजाइम्स ऑल्सो. So this is basically the glycolysis cycle that is given in the NCERT, and for this we all should know these enzymes also. So there is a trick to learn these enzymes. So in the glycolysis enzymes, two types of enzymes are used, that is kinase and dehydrogenase. सो काइनेस जो होता है वो हमारा, मतलब हम इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक होती है कि काइनेस जो है वो हमारा जहाँ पर एटीपी और फोस्फेट होता है वहाँ के केस में आता है. जहाँ पर हमारा एटीपी या फोस्फेट यूज़ हो रहे हैं या फिर उनका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें काइनेस एंजाइम यूज़ होगा. और जहाँ पर हमारा NADH2, ये भी एक फॉर्म की एनर्जी है, जहाँ पर ये यूज़ होगा तो वहाँ पर हमारा डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ होगा. तो सबसे पहले हमें और दो चीज़ें पता होनी चाहिए हमें एटीपी काउंट करने के लिए, NADH2 FADH2 काउंट करने के लिए, कि दो चीज़ें होती हैं. एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज़ नहीं करता, यानी कि इसमें जो हमारे NADH2 एंड FADH2 हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें हम एटीपी का काउंट करते हैं. तो हम सबस्ट्रेट लेवल में ETC जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको काउंट नहीं करेंगे. तो NADH2 एंड FADH2 से जो ATP निकल रही है उसको काउंट नहीं करेंगे हम. और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है उसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज़ करेंगे, तो उससे हम NADH2 एंड FADH2 से जो ATP निकलती है उसको हम काउंट करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट द steps of glycolysis. So this is the glycolysis steps. So in glycolysis we break down the glucose 6 molecules into 2 molecules of pyruvic acid that is of 3 carbon. So let's start. Glucose जो कि 6 कार्बन का है, हम उसमें ATP यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट में. तो यहाँ पर हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर हम ATP यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे काइनेस एंजाइम यूज़ करेंगे. तो इसमें हम हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि हेक्सो मतलब हम इसमें 6 फोस्फेट ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज में 6 फोस्फेट ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए हेक्सोकाइनेस यूज़ करेंगे हम. फिर जो वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है हम उसको आइसोमेरेज करेंगे, मतलब आइसोमर्स फॉर्म करेंगे फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में, कि हमने ग्लूकोज को बस फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया है, तो आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ होगा. फिर जो हमारा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है हम उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में. यहाँ पर हम एक ATP ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ATP यूज़ कर रहे हैं. तो ATP यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, हमें काइनेस से रिलेटेड यूज़ होगा. और फोस्फेट हमने ऐड किया है तो फोस्फो भी यूज़ होगा उसके अंदर. तो एंजाइम क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस. क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस. तो हमने यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बना लिया. अब हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट से हम बनाएंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और एक चीज़ और बनेगी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट. तो यहाँ पर हमने एक एंजाइम यूज़ किया एल्डोलेस. तो हम यहाँ पे हमने दो चीज़ें बनाई है.
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब हम यहाँ पर क्या है कि हम ऐसे दो मॉलिक्यूल्स बने तो हम ये दो रिएक्शन फॉर्म करेंगे, या फिर हम सिंपली ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई दो तरह से दो वे में रिएक्शन जा रही है तो हम इसी को एक वे में लेकर टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि एक ये चीज़ बन रही है, एक ये चीज़ बन रही है, तो हम दो जगह ना रिएक्शन लेकर जाकर एक ही जगह लेकर टू मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है हमारा, उससे बनता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके भी टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम ATP यूज़ ना करके NADH2 यूज़ कर रहे हैं, NAD यूज़ कर रहे हैं, NADH2 निकलता है इसमें। तो हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा NADH2 यूज़ होगा वहाँ पर हमारा कौन से टाइप का एंजाइम यूज़ होगा, डिहाइड्रोजिनेज टाइप का। तो यहाँ पे हमने ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाया है, तो यहाँ पर हम एंजाइम यूज़ करेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इससे हमारा बन गया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर जो हमारा 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है हम उससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमें एक ATP को निकालना है। ऊपर तक हमने ATP यूज़ की थी, यहाँ पर हम ATP को निकाल रहे हैं। तो ADP यूज़ करके ATP को निकालेंगे। तो यहाँ पर ATP का ही जिक्र हुआ है तो हम एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे, काइनेज। और कौन सा यूज़ करेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि हम यहाँ पे फॉस्फो निकाल रहे हैं, फॉस्फेट निकाल रहे हैं ना, तो ये इससे रिलेटेड एंजाइम यूज़ करेंगे। फिर जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स है उससे हम बनाएंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर हम म्यूटेज, क्योंकि हमने म्यूटेशन टाइप का कुछ किया है, मतलब चेंज किया है, तो यहाँ पर हम एंजाइम यूज़ करेंगे म्यूटेज। फिर जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है उससे बनाएंगे हम 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो हम यहाँ पर एंजाइम यूज़ करेंगे एनोलेज। फिर जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट है उससे पायरुविक एसिड बनाएंगे, यानी कि यहाँ भी ATP हम निकालेंगे। तो यहाँ भी ATP निकालेंगे तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, पायरुवेट काइनेज। और हमने यहाँ पायरुविक एसिड निकाला, फॉस्फेट निकाला है, तो ये पायरुविक एसिड बन गया हमारा लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड 3 कार्बन का बना है और क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि हमारी 2 फॉर्म में रिएक्शन चल रही है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड निकले ऑफ 3 कार्बन। सो दिस इज़ द ग्लाइकोलाइसिस चेन। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे कितने ATP यूज़ हुए हैं, कितने फॉर्म हुए हैं, कितने NADH2 यूज़ हुए हैं, कितने फॉर्म हुए हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक NADH2 है उससे 3 ATP निकलती हैं और जो एक FADH2 है उससे 2 ATP निकलती हैं। तो अब हम यहाँ पर ATP का काउंट देखेंगे। तो हमने ये चीज़ देखी थी, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन है वो एनारोबिक फॉर्म का होता है एंड जो ऑक्सीडेटिव होता है वो एरोबिक फॉर्म का होता है। तो हमने ये चीज़ पहले डिस्कस कर ली थी कि सबस्ट्रेट लेवल में हम NADH2 एंड FADH2 को काउंट नहीं करेंगे, मतलब उससे ATP जो निकल रहे हैं वो काउंट नहीं करेंगे, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में काउंट करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने 2 ATP को यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे देखो कि एक तो हमने ATP यहाँ यूज़ की है और एक ATP यहाँ यूज़ की है। तो हमने कितनी ATP यूज़ की है, 2 ATP यूज़ की है। और रिज़ल्ट कितनी ATP निकली है, देखते हैं अब हम कितनी ATP निकली है। एक तो यहाँ पे ATP निकली है और एक यहाँ पे ATP निकली है, पर रिएक्शन 2 फेज़ में जा रही थी, तो यानी कि 4 बार ATP निकली, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स लेकर चल रहे हैं साथ में। तो रिज़ल्ट में क्या हुआ कि हमें 4 ATP निकली हैं। अब हम देखेंगे कितने NADH2 निकले। एक तो यहाँ NADH2 निकला है और मतलब यहीं पे ही निकला है सिर्फ NADH2। तो कितने निकले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स निकले हैं NADH2 के। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 2 NADH2 निकले हैं। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का दोनों फॉर्म देखें कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन क्या एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल में हम NADH2 एंड FADH2 को काउंट नहीं करेंगे। तो सबस्ट्रेट लेवल में हम कितनी ATP देखेंगे, तो फिर हम NADH2 को तो भूल ही जाएंगे, तो हमारे 4 ATP निकले और 2 हमने यूज़ कर लिए, तो 4 में से 2 हम माइनस करेंगे, यानी कि 2 ATP बचे। तो सबस्ट्रेट लेवल में हमारी 2 ATP बचेंगे, एनारोबिक फॉर्म में यानी कि 2 ATP बचेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। और अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हमने देखा था कि हम NADH2 एंड FADH2 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 NADH2 निकले थे, 2 NADH2 का मतलब है 6 ATP, 6 ATP हैं और 4 यहाँ थे, यहाँ पे हमारे ये 10 हो गए पूरे। फिर अब हम इसमें से क्या करेंगे, 10 ATP हो गए और 2 ATP हमने यूज़ कर लिए, तो 10 में से 2 माइनस कर लिए, यानी कि 8 ATP बचे। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि एरोबिक फॉर्म में अगर हम देखें तो 8 ATP यूज़ हुए हैं, मतलब निकले हैं।
तो ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें हमने दोनों चीज़ें देखी हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में कितनी एटीपी आए हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कितनी एटीपी आए हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है हमारा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक NADH2 है वो 3 ATP देता है एंड एक FADH2 हमें 2 ATP देता है। तो यहाँ पे हमने 2 ATP को यूज़ कर लिया है स्टार्टिंग में, 4 ATP हमारे फॉर्म हुए हैं और 2 NADH2 फॉर्म हुए हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन में 2 ATP बने हैं और ऑक्सीडेटिव में 8 ATP बने हैं। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन एनारोबिक फॉर्म का होता है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एरोबिक फॉर्म का होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस and this is the chain of the glycolysis. So I think you all are understanding this easily and you will get this. And I think I made easy to understand this, but even अगर आपको कोई भी डाउट होता है so please comment below and I think you will get this. Hope you like this video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.